हेलो दोस्तों। चौपाल एजुस वर्ड में आपका स्वागत है। आज मैं फिर 2018 के हिंदी विषयों की 20 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं। भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं। ए 5, बी 4, सी 17 या डी 9। तो भामा के अनुसार काव्य में कुल 3 दोष होते हैं। इसमें ना ही 5 है, ना ही 4 है, ना ही 17 और ना ही 9 है। भामा के अनुसार काव्य में कुल 3 दोष होते हैं। 3 दोष होते हैं। पहला, सामान्य दोष। तीसरा अन्य दोष। भामा के अनुसार काव्य में कुल 3 दोष होते हैं। एक सामान्य दोष, दूसरा बाणी दोष और तीसरा अन्य दोष। इस प्रकार हमारा जो है क्वेश्चन जो है इसमें से कोई नहीं सही है। तो ये सारे क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। भामा के अनुसार 3 दोष होते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। करुण रस को एकमात्र रस किसने कहा। करुण रस को एकमात्र रस किसने कहा। ए भरत मुनि, बी भवभूति, सी मम्मट या डी आचार्य विश्वनाथ। तो करुण रस को एकमात्र रस जो है भवभूत जी ने कहा है। भवभूत जी ने कहा है। भवभूत जी ने कहा है कि करुण रस के अलावा कोई भी ऐसा रस नहीं है। करुण रस एक रस का रस करुण एव। उन्होंने लिखा है एक रस करुण रस एव, मतलब करुण रस के अलावा कोई भी रस नहीं होता है। तो भवभूत जी ने करुण रस को एकमात्र रस माना है। तो हमारा सही आंसर है डी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है। पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इस पहला दिया है ए विभावना, बी विशेषोक्ति, सी असंगति या डी दृष्टांत। तो हमारा सही आंसर है इसमें ए विभावना, जिसमें किसी कारण के बिना किसी कारण के हमारा कार्य होता हो उसे विभावना कहते हैं। बिना कारण के बिना कारण के भी हमारे सारे कार्य होए वहां पे होता है विभावना अलंकार। तो हमारा सही आंसर है ए विभावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा। संतान उस सत्यवती जनेगी, राज्याधिकार वह ही बनेगी। पंक्तियों में प्रत्युच्छंद है। इन पंक्तियों में कौन सा छंद
प्रयुक्त है, इसको बताना है। तो ये इंद्र व्रजा, बी उपेंद्र व्रजा, सी वसंत तिलका, या डी हरि गीतिका। तो इसमें जो है हमारा सही आंसर है इंद्र व्रजा। इंद्र व्रजा में जो है कैसे होता है, इंद्र व्रजा में 11 बाणों वाला होता है। इंद्र व्रजा, इंद्र व्रजा में 11 वर्ण होते हैं जो क्रमबद्ध होते हैं, वर्ण होते हैं। तगड़, तगड़ तगड़। इंद्र व्रजा में 11 वर्ण होते हैं, तगड़ तगड़ जगड़ जगड़, ये क्रमानुसार होते हैं। ये क्रमानुसार होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा भावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं का कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले कौन से विद्वान हैं, उनका नाम दिया गया है। ए बाबू श्याम सुंदर दास, डी बाबू गुलाब राय, या सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या डी जयशंकर प्रसाद जी। तो हमारा सही आंसर इसमें है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने ये जो काव्य की परिभाषा दी है वो बाबू गुलाब राय की है। तो हमारा सही आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहा किस प्रकार का छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है। ए सममात्रिक, बी विषम मात्रिक, सी संस्कृत वृत्त, या डी अर्धसम मात्रिक। तो दोहा हमारा जो है अर्धसम मात्रिक है। दोहा अर्धसम मात्रिक है। दोहा में जो है 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में पहला और तीसरे में 13-13 मात्राएं। दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं,
और दूसरा और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा जो है हमारा अर्धसम मात्रिक है, तो हमारा सही आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उद्धव शतक की उद्धव शतक की ये उद्धव शतक से लिया गया है। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सब है लगी। ये जो प्रसंग है उद्धव शतक में, तो उसमें लिखा है, वो जयशंकर प्रसाद रत्नाकर जी द्वारा लिखित उद्धव शतक से लिया गया है, जिसमें हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सभी लगी। इसमें ये पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? ये जो बार बार पुनरुक्ति हुई है, ये बार बार जो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, वो इसमें कौन सा भाव है? ए भाव का अपकर्ष, बी भाव की संधि, सी भावोत्कर्ष, या डी भाव सबलता। इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा सही आंसर होगा भावोत्कर्ष। यहाँ पे जो हमारी भावनाएं हैं, जो उन गोपियों की भावनाएं हैं, वो उत्कर्ष मतलब निकल रही हैं, वो सब लोग उत्साहित हो रही हैं और अपने बारे में पूछ रही हैं। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, ये 3 बार जो पुनरावृत्ति हुई है, उसमें भावोत्कर्ष का बोध हो रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है, उसे कहते हैं। ये जो हमारा प्रश्न है, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है, उसे कहते हैं ए साधारण धर्म, डी वाचक, सी उपमान, या डी उपमेय। तो हमारा सही आंसर हमारा है ये वाचक। जैसे जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय और उपमान की एकता स्थापित की जाती है, उसे वाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पे है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला, जिसमें पीपर जो है यहाँ पे पीपर है, जो यहाँ पीपर पात उपमान सरिस जो है वाचक, और मन जो है उपमेय। यहाँ देखिए पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें दिया गया है, यहाँ पर पीपर पात जो है उपमान है, सरिस जो है वाचक है, और मन जो है उपमेय है। तो यहाँ हमारा सही आंसर है बी। सही आंसर हमारा बी है, वाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच किस तरह का अनुभव है? ए सात्विक, बी कायिक, सी आहार्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो रोमांच है वह सात्विक अनुभव है।
हमारा सही आंसर है ए, सात्विक। रोमांच जो है सात्विक अनुभव का है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनिए। यहाँ पे सूची दी गई है और यहाँ पे रस, यहाँ पे सूची 1 में रस दिया गया है और सूची 2 में जो है स्थाई भाव दिया गया है। तो यहाँ पे कूट द्वारा हमको बताना है कि कौन सा आंसर सही है, सुमेलित करना है। अब जैसे ए अद्भुत, ए अद्भुत है इस, और यहाँ पे एक क्रोध है, तो ये भी नहीं सुमेलित हो रहा है। बी वीर और शोक, ये भी सही नहीं है। रौद्र और विस्मय, तो ये भी हमारा सुमेलित नहीं हो रहा है। करुण और उत्साह। अब यहाँ देखिए कूट में आते हैं हम लोग। कूट ए में ए, ये को 1 से जोड़ा गया, फिर 2 को, बी का 2, वीर को शोक से जोड़ा गया, ये भी सही नहीं है। सी, इसमें रौद्र, सी को रौद्र दिया गया है, ये भी सही नहीं है। डी का 4, डी का उत्साह, ये भी नहीं सही है। बी वीर, बी का वीर, बी में 4, करुणा, सी में, बी में 3 आया है, सी में 2 है, डी में 1 है, ये भी सही नहीं है। सी रौद्र, सी का देखते हैं, ए में 3। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसका सुमेलित कैसे किया जाएगा, क्या क्या है। ए अद्भुत, अद्भुत का क्या होगा, अद्भुत का होगा विस्मय, विस्मय। और वीर, वीर का होगा, वीर का है उत्साह, वीर का उत्साह। रौद्र का क्या होगा, क्रोध। रौद्र का क्रोध, करुण का शोक। यहाँ देखिए अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध और करुण का शोक। अब ये जो सुमेलित हुआ है वो कहाँ पे है, सी, यहाँ पे ए का, ये का तीसरा, अद्भुत से ये आ गया, और रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, करुण का शोक। तो हमारा सही आंसर है सी। सी नंबर जो है सुमेलित हो रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर है सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। ए समास दोष, बी रस दोष, सी पद दोष, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना जो है रस दोष है, सही आंसर है रस दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अधर धरत हरित के परत, ओठ दीट पत ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होय। यहाँ पे अधर धरत, होठ दीट पट ज्योति, यहाँ पे उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। ए विभावना, बी विशेष योक्ति, सी अद 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 गुण, अतगुण, डी तदगुण। तो हमारा सही आंसर है तदगुण।
यहाँ पे जब कोई वस्तु जो कोई वस्तु अपने गुणों को छोड़ के दूसरे के गुणों को, दूसरी पास की जो गुण है उनको जो ग्रहण करती है, तो वहां पे होता है तदगुण। अब यहाँ पे जो मुरली है, बांस, हरी बांस की जो बांसुरी है, ओठ धरत हरि के परत, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पे रखा तो उसके परत से उनके उनके होठों की जो चमक थी वो इंद्रधनुष के समान चमकने लगी। जो हरी बांस की बांसुरी थी वो इंद्रधनुष के समान चमकने लगी। यहाँ पे है डी, यहाँ पे सही आंसर है डी, तदगुण। यहाँ पे तदगुण अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चिकरति मरकट भालु छलबल करहि जेहि खल छीजहि, पंक्ति में काव्य गुण है। ए प्रसाद, बी ओज, सी माधुर्य, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है, जहां पे वीरता और उत्साह का बोध हो वहां पे हो है ओज। यहाँ पे हमारा सही आंसर है बी, ओज। यहाँ पे जो है चिकर ही मरकट भालु छलबल कर ही जही खल छी जही, यहाँ पे उत्साह और वीरता को दिखाया गया है, तो सही आंसर हमारा होगा ओज। ओज में बल दिखाया गया है, तो सही आंसर मेरा बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद ए ऋग्वेद, ऋग प्लस वेद, बी ऋक प्लस वेद, सी ऋक प्लस ऋक प्लस वेद, डी ऋक गो वेद। तो हमारा सही आंसर है ये सी, ऋग्वेद। सही आंसर हमारा ऋग्वेद है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन तीन गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? काव्य गणना के अनुसार महाकवि माघ किन तीन गुणों से विभूषित किए जाते हैं? ए सत्व रज तम, बी ओज प्रसाद माधुर्य, सी गौड़ी वैदर्भी पंचाली, या डी उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य। तो काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ जी को उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य से विभूषित किया जाता है। इन गुणों से इनको विभूषित किया जाता है, तो हमारा सही आंसर है डी, महाकवि माघ जी को अर्थ उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य गुणों से विभूषित किया जाता है, तो हमारा सही आंसर है डी। मध्यमाता में कौन सा समास है? मध्यमाता में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, या डी तत्पुरुष समास। तो मध्यमाता, मध्यमाता, यहाँ पे दोनों पद जो है प्रधान है, तो जहां पे दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां पे होता है द्वंद्व समास, तो हमारा सही आंसर है द्वंद्व। यहाँ पे द्वंद्व समास रहेगा। मध्यमाता, मद भी जो है प्रधान है और माता भी प्रधान है, तो सही आंसर हमारा सी, मध्यमाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। ए प्रथम पद प्रधान होता है, बी उत्तर पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होता है, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है वहां पे होता है द्वंद्व समास, और यहाँ पूछा गया है द्वंद्व समास, तो हमारा सही आंसर है सी, द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे होता है द्वंद्व समास। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाड़ी पादम का विग्रह है। पाड़ी पादम का विग्रह है। ए
पाड़ी च पादम च, बी पाड़ो च पादो च, सी पाड़िम च पादम च, या डी पाड़ी च पादो च। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे डी, पाड़ो पाड़ो च पादो च। सही आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन है, खड़ानन का संधि विच्छेद होगा। षडानन का संधि विच्छेद होगा। ए षडधन आनन, बी खड़धन आनन, सी खटधन आनन, या डी खड़ाधन नन। तो हमारा सही आंसर है ये, सही आंसर हमारा खटधन आनन। सही आंसर खटधन आनन है। खड़ानन का संधि विच्छेद खटधन आनन होगा। सही आंसर हमारा सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है। ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, या डी बिहारी। तो मगही जो है बिहारी हिंदी की उपभाषा है। मगही बिहारी हिंदी की उपभाषा है। हमारा सही आंसर है डी बिहारी। मगही जो है बिहारी हिंदी की उपभाषा है। तो सही आंसर हमारा होगा डी। हमारा 20 प्रश्नों की श्रृंखला जो है यहाँ समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।